ओके, तो हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर हम वेरी कर रहे थे, टेम्परेचर को वेरी कर रहे थे, टेम्परेचर वेरिएशन कर रहे थे हम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमने इसका एक आउटलाइन दिया था और ग्राफ आई गेस नहीं बनवाया था, है ना। तो आउटलाइन क्या था इसका, कि देखो क्या होगा कि जब आपके पास टेम्परेचर है, जब आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है और आप इसको एक मिनिमम टेम्परेचर देते हो। देखो शुरू में तो ये रहेगा, शुरू में तो ये रहेगा लिक्विड, शुरू में ये रहेगा पूरी तरह से लिक्विड। अगर आप बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखे हुए हो तो खुद ही समझो शुरू में रहेगा लिक्विड, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सबसे पहले पहला वेपर बनेगा, पहला वेपर बनेगा। लेकिन देखो प्रेशर वेरिएशन जब कर रहे थे बेटा हम लोग, तब सीन उल्टा था। लो प्रेशर पे सब कुछ वेपर था और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे थे पहला ड्रॉप बन रहा था, पहला ड्रॉप बन रहा था लिक्विड का। और यहां जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पहला वेपर बनेगा। तो ठीक है, और उसके बाद अगर हम फर्दर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी, क्योंकि पीए डिग्री पीबी डिग्री इंक्रीज हो रहा था, पीए डिग्री पीबी डिग्री इंक्रीज हो रहा था। इसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगी और इस वजह से फिर और ये एक्सपैंड होगा। लेकिन जैसे ये एक्सपैंड होगा इसकी वेपर प्रेशर कम होने लगेगी, ये सब बात हमने डिस्कस किया था। और वेपर प्रेशर कम होने लगेगी तो वो अल्टीमेटली फिर एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। तो एक टेम्परेचर मैंने बोला था T1 टेम्परेचर से सपोज T5 टेम्परेचर तक लिक्विड और वेपर दोनों थे, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैस था, इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड था। अब हम आज इसी का एक ग्राफ बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं क्या ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, अभी जो हम ग्राफ बनाएंगे, क्या लगता है ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो ग्राफ बनाएंगे वो थ्योरेटिकल ग्राफ ही है। आप समझिए इस बात को, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ अभी समझ में आएगा आज की क्लास में आपको फिर, ठीक है, देखते जाइए। थ्योरेटिकल ग्राफ बना रहे हैं। पहला वाला भी जो प्रेशर वाला बनाए थे वो भी तो थ्योरेटिकल था बेटा। एक्स से एक्स बी को हमने ये वाले इक्वेशन से लिखा था, पीटी इज इक्वल्स टू पीए डिग्री एक्स से प्लस पीबी डिग्री एक्स बी, इससे लिखा था। और जो वाई ए वाला कर्व था उसके लिए भी पीटी के साथ एक रिलेशन डिराइव करके बताया था ना, 1/pt इज वाई ए बाय पी ए डिग्री प्लस वाई बी बाय पीबी डिग्री। टेम्परेचर का रिलेशन है अपने पास, नहीं मैं बता रहा हूं, उसी चीज पे आ रहा हूं मैं। फेज डायग्राम अलग होता है क्या? फेज डायग्राम में भी आएंगे, आएंगे अभी। फेज डायग्राम ही समझो इसको, ये फेज डायग्राम ही समझो आप इसको, बट फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, फेज डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये ग्राफ थ्योरेटिकल तो है लेकिन मैं बोलूंगा ये पार्शियली एक्सपेरिमेंटल है। सुन के अलग अजीब लगेगा आपको, ये पार्शियली एक्सपेरिमेंटल मैं बोलूं तो भी गलत नहीं होगा कहना। देखो यहां तो हमारा ये जो ग्राफ बना था बेटा प्रेशर वाला, तो याद आ रहा है थोड़ा कुछ कि ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट लाइन बन गई थी ऐसे, पूरी ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन बन गई थी और नीचे वाली कुछ ऐसे बनी थी, है ना। यहां पे क्या होगा देखो, हम ऑब्वियसली पूरे इक्वेशन वगैरह डिराइव करने नहीं जा रहे, हम इक्वेशन वगैरह डिराइव करने नहीं जा रहे। टेम्परेचर तो ए को हमने ज्यादा वोलेटाइल माना हुआ है बाय डिफॉल्ट, और इधर हमने लिखा है जेड ए इज इक्वल टू 0 और इधर लिखा हुआ है जेड ए इज इक्वल टू 1। इसके साथ आप फैमिलियर है। अब ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो उसको मैं नीचे लिख रहा हूं टी ए और यहां मैं लिख रहा हूं टी बी,
ठीक है, दिस इज TA, दिस इज TB, B इज लेस वोलेटाइल और इसलिए वो ऊपर की तरफ है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो शुरू में जैसे मान लो कोई कॉम्पोजिशन लिया, तो शुरू में एक पॉइंट आएगा ऐसा, जिस पॉइंट पे पहला वेपर बनेगा। तो इस बार देखो जो नीचे वाला ग्राफ रहेगा, जो नीचे वाला ग्राफ रहेगा, नीचे सिर्फ क्या है, नीचे आपके पास शुरू में लिक्विड है, तो ये जो नीचे वाला ये जो लाइन बनेगा ना, ये ऐसा कुछ, ये जो लाइन होगा ये किसका लाइन होगा बेटा, ये होगा प्रेशर वर्सेस सॉरी टेम्परेचर वर्सेस किसका कर्व होगा, ये इस बार साई ए का कर्व होगा, है ना, टेम्परेचर वर्सेस साई ए। इस तरह से याद भी करवाया था कि लिक्विड है तो लिक्विड वाला साई ऐसे याद रख सकते हो, ऑल्दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। और इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर वाली लाइन कुछ इस तरह से आएगी, ऊपर वाली लाइन कुछ इस तरह से आएगी। ऊपर गैस है तो इससे याद रखो कि जो ऊपर वाली लाइन बनती है ये बनती है T वर्सेस YA के बीच में, ये बनती है T वर्सेस YA के बीच में। अब ये वही है, ये टेम्परेचर मान लो आप T1 है, ये टेम्परेचर आप मान लो T5 है। इसी तरह सोचो, इस एग्जांपल से सोचो, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T5 है फॉर दिस कॉम्पोजिशन। अलग कॉम्पोजिशन है, खेल अलग हो जाएगा। लेकिन बात फिर आती है, सर ये पार्शियल एक्सपेरिमेंटल वाली बात नहीं समझ में है, तो बात ऐसी है। तो देखो अब आप ये सोचो कि आपको यहां पे ग्राफ बनाना है, तो आप जब साई ए का ग्राफ बना रहे होगे, साई ए T वर्सेस साई ए, तो फिर आप ये वाले इक्वेशन को यूज कर सकते हो बिकॉज यू हैव ओनली दिस इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इसके लिए आपके पास PA डिग्री और PB डिग्री है। चलो साई बी को तो आप हटा लोगे, 1 माइनस साई ए लिख दोगे, चलो मान लिए ये 1 माइनस साई ए लिख दोगे। लेकिन आपके पास PA डिग्री और PB डिग्री दोनों को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो PB डिग्री को भी क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जब आप उसको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में रिप्रेजेंट करोगे उसके बाद ही आपके पास ये इक्वेशन बन पाएगा। तो अब आप बोलोगे सर ये कहां से आएगा, हाँ तो ये एक्सपेरिमेंट से आ गया। एक्सपेरिमेंटल कुछ पॉइंट्स हमने लिया और उन पॉइंट्स के बाद हमने एक इक्वेशन फ्रेम कर दिया। ठीक है, ये फेज डायग्राम पूरा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं PA डिग्री और PB डिग्री का। ये बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल अलग है। ये हमने उसको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। हमको इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है हमारी पढ़ाई में, अभी वो रिसर्च वगैरह फील्ड में काम आएगा आपको। तो अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक इमेजिन कर लीजिए आप कि प्रेशर ऑफ A डिग्री को हमने फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इसी तरह B को किया। उसके बाद फिर ये कुछ इक्वेशन बनेगी और ये तो एक्चुअली राउल्ट्स लॉ ही है। तो एक्चुअली वी आर यूजिंग राउल्ट्स लॉ। ठीक है, एक्चुअली वी आर यूजिंग राउल्ट्स लॉ विच इज थ्योरेटिकल। तो मैं इसको पार्शियली एक्सपेरिमेंटल क्यों बोला आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि यहां हमने थोड़े एक्सपेरिमेंटल हिट एंड ट्रायल्स मारे हैं, बट अल्टीमेटली जो ग्राफ बना रहे हैं वो इसी इक्वेशन से बना रहे हैं। सर ये ऐसा ही क्यों बनेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। ग्राफ इसी तरह से बनेगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशंस होंगे, ना मैं उसको लिखने वाला हूं यहां ना समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आप बस ये ग्राफ को ध्यान रखो, ये कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। इसी तरह नीचे भी यही करना पड़ेगा। देखो PA डिग्री PB डिग्री इन दोनों को अगेन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पे लेकर जाओगे, तब PT, अब PT तो चलो फिक्स है, आप गिवन प्रेशर है तो ये तो गिवन प्रेशर है ना, यहाँ पे ये तो गिवन प्रेशर है, तो गिवन प्रेशर पे काम कर रहे हो, ये तो फिक्स है। बट फिर से वही करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। सर ZA जो है वो हमारा A का लिक्विड प्लस गैस कॉम्पोजिशन है। हाँ, ZA मतलब वही मोल फ्रैक्शन ही है। अब आप इस वाले ग्राफ को देख रहे हो, ये नीचे वाली लाइन को, तो फिर इसको क्या बोल दोगे, XA। ये ZA ही क्या बन जाएगा, XA। और अगर ऊपर वाली ग्राफ को देख रहे हो तो यही ZA क्या बन जाएगा, YA। इसीलिए मैंने उसको सिर्फ ZA लिख दिया है ताकि ये समझ आए कि वो XA और YA दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है साथ में। तो ठीक है, ये ग्राफ तो सर समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ अब और समझने को है नहीं। बट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम इससे समझेंगे, एंड दैट इज
बेसिकली वो हमारा क्रिटिकल कंडीशंस पर x से y बन जाता है। ये क्रिटिकल कंडीशंस नहीं समझा मैं, क्रिटिकल कंडीशन का क्या बोलने का क्या मतलब है? क्रिटिकल कंडीशन मतलब, हाँ मतलब पूरा वेपर या पूरा लिक्विड, हाँ हाँ वही बात है, हाँ, एक्सट्रीम्स बोलना चाह रहे, ठीक वही। तो ये ग्राफ समझ आ गया, ये लिक्विड है ये गैस है। अभी देखो और क्लैरिटी आएगी। अब हम इससे क्या समझेंगे बताओ, फिर से यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको नीचे वाले को क्या बोलेगा, देखो लिक्विड है लिक्विड है लिक्विड है लिक्विड है लिक्विड है, पहला बना वेपर, पहला वेपर मतलब पहला बबल, तो नीचे वाले को बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व, ठीक है, नीचे वाले को बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व। और इसी तरह से ऊपर ऊपर ऊपर, अब ऊपर से नीचे आओगे, आप अब क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, गैस है, ठंडा कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, गिवन कॉम्पोजिशन का गैस है, गिवन कॉम्पोजिशन का गैस है, जहां ए बी है बी बी है, आप उसको ठंडा कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो आप एक टेम्परेचर पर लिक्विड पहला लिक्विड बनेगा, पहला लिक्विड तो ड्यू बना, पहला ड्यू बना, तो ये वाले ग्राफ को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट कर्व, दिस इज ड्यू पॉइंट कर्व। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, अब पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। सर क्या डिस्टिलेशन, ये तो बहुत इजी है, पता ही है हमको, है ना, डिस्टिलेशन सर आता ही है, इसमें क्या है, बड़ी बात क्या है। तो डिस्टिलेशन तो आपको पता है क्या है, लेकिन मैं बता दूं मैक्सिमम बच्चों को डिस्टिलेशन गलत पता रहता है, गलत पता रहता है मैक्सिमम बच्चों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वो सुना है मेटलर्जी में, जिंक वाला मेटलर्जी, जिंक का प्योरिफिकेशन, जिंक में इंप्योरिटीज है, ठीक है, जिंक में एक्स वाई इंप्योरिटीज है। क्या क्या इंप्योरिटी रहती है जिंक में, याद है किसी को, क्या क्या इंप्योरिटी रहती है? कैडमियम रहता है ना, और क्या रहता है, शायद कैडमियम और आयरन और एक कुछ और रहता है। तो सपोज करो जो इंप्योरिटीज है उनका बॉइलिंग पॉइंट, सपोज करो उनका बॉइलिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी, और जो हमारा मेटल है इसका बॉइलिंग पॉइंट, 900 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 900 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करते हो डिस्टिलेशन में कि सर 1000 डिग्री पे हीट कर देते हैं। आप लोग बताना कितने लोग इसी तरह से सोचते हैं, सर 1000 डिग्री पे हीट कर देंगे क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा, उड़ जाएगा जिंक, जिंक उड़ जाएगा, और एक्स और वाई वही रह जाएगा मोल्टन फॉर्म में। सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये वही रह जाएगा मोल्टन फॉर्म में। हाँ, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इतना आसान नहीं है। हाँ, ये जो यस यस आ रहा है ना आंसर, बेटा इतना आसान नहीं है ये। आप समझिए, ये जब आपने इसको लिक्विड बनाया है ना, लिक्विड बनाया है, तो ये क्या अभी आप क्या लिक्विड सॉल्यूशंस को देख रहे हो, आप इसको इसको हीट कर रहे हो, तो क्या ये जब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या बस ए उड़ रहा है या सिर्फ बी उड़ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? दोनों उड़ रहे हैं ना, दोनों अपने अपने अमाउंट में उड़ रहे हैं, पीए डिग्री साई ए, पीबी डिग्री साई बी, दोनों उड़ रहे हैं साथ में। वो कोई प्योर लिक्विड की तरह नहीं एक्ट कर रहा, उसने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी हैं। तो एक्चुअली जब डिस्टिलेशन होता है तो इतना आसान नहीं है कि सर 1000 डिग्री पे हीट कर दो। आपको इनऑर्गेनिक का मास्टर तो इसी तरह से बताता है ना, 1000 डिग्री पे हीट कर दो, जिंक उड़ जाएगा और एक्स वाई रह जाएगा, तो देखो बेटा हो गया डिस्टिलेशन खत्म। तो अब समझिए,
मेल्टिंग पॉइंट के साथ नहीं कर सकते ये सब, मेल्टिंग पॉइंट में भी वैसा ही होगा, मेल्टिंग पॉइंट में भी वैसा ही होगा। जो सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स भी सॉल्यूशंस की तरह काम करते हैं, वो भी सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। आप समझिए बात को, मैं आऊंगा उस पर, भी आऊंगा आपको, उसको मैं समझाऊंगा एक जोन रिफाइनिंग के एग्जांपल से। अब आई एम नॉट श्योर आप लोग जोन रिफाइनिंग आपने पढ़ा या नहीं, बट मैं उसके एग्जांपल से आपको सॉलिड्स का भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल डिस्टिलेशन को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशंस की वजह से प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, बिल्कुल ये सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। तो सर थोड़ा बताओ सर ये करेंगे फिर कैसे? तो अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं समझ आएगा। बहुत आसान लगता है ना डिस्टिलेशन, सर क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं सर, अब ये मत बोलो कि गलत पढ़ रहे हैं। देखो यही वाले ग्राफ खोलो, ये टीबी डिग्री, और ये डिग्री क्या बोलूं, अब टीबी और टीए ही लिख देता हूं। ये देखो, ये कुछ थ्योरेटिकल ग्राफ बनाया हमने, ये कुछ ऐसा, ठीक है। और अब सपोज करो ये कॉम्पोजिशन लिया मैंने, बहुत ध्यान से देखना, ये कॉम्पोजिशन मतलब ZA 1 ZA 0, मान लो 0.5 मोल फ्रैक्शन है, 0.5 मोल फ्रैक्शन है ए का, तो 0.5 मोल फ्रैक्शन है बी का भी। हमने यहां दोनों को लिया। अब क्या किया, अब देखो बेटा इसको हीट करना स्टार्ट किया, साथ में कंटेनर भी इमेजिन करो, साथ में कंटेनर भी इमेजिन करो। ये लो, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड है, आपने इसको पूरा ऐसा भरा हुआ है, और आप इसके वेपर्स को कलेक्ट करने की कोई सुविधा आपने बना रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडेंसर लगाया हुआ है जो कंडेंस करेगा, और फिर ये कुछ इस तरह से। अब देखो क्या कर रहे हैं अपन हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये लिक्विड सॉल्यूशन को मैं कहूंगा, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे हमने बोला अरे यार पहला वेपर बना, उसके बाद थोड़ा और ऊपर गए, मान लो यहां तक हमने हीट किया, मान लो हमने यहां तक हीट किया, इस टेम्परेचर तक हीट किया, तो बताओ ये ऊपर वाला कर्व किसका था? नीचे क्या बताया, क्या है, लो टेम्परेचर पे सब कुछ लिक्विड, हाई टेम्परेचर पे सब कुछ गैस। तो ऊपर वाला जो कर्व है ये YA है, और नीचे वाला जो कर्व है ये XA है, यही बताया था अभी पीछे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जब आप इस टेम्परेचर पर हीट कर रहे हो उसको, ये जो भी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपने हीट किया, तो अब इस टेम्परेचर पे सोचो आपके पास वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहां देखो, अब इसको देखो आप, अब आप इसको देखो, यहां बनेंगे, हाँ सर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे सर, ये देखो वेपर बनेंगे, और वेपर में सर ए भी होगा, सर वेपर में ए भी होगा और बी भी होगा, सर दोनों होंगे, दोनों होंगे वेपर में। अच्छा, तो वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सर ये देखो, ये होगा, यही होगा, समझ आ रहा है, यही होगा YA, ये होगा वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन, ये ऊपर वाला, वो जो वेपर बनेगा, क्योंकि लिक्विड और वेपर दोनों है, और लिक्विड भी है सर, हाँ लिक्विड भी है, ये देखो, और लिक्विड में मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ये होगा। तो ये लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल है तब क्या होगा, ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर में ज्यादा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेपर में सिर्फ ए गया है, वेपर में बी भी गया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए, आप इसके वेपर को लेंगे, आपने इसके वेपर को लिया, और वेपर को पकड़ के आपने फिर ये कंडेंस किया, तो कंडेंस किया तो फिर से ये क्या बन गया, फिर इस कंडेंस्ड फॉर्म को यहां आपने कलेक्ट किया, फिर से ये पूरा लिक्विड हो गया, ध्यान से देखो, फिर से ये पूरा लिक्विड हो गया, फिर से ये पूरा लिक्विड हो गया। तो मतलब आपके पास अब ये जो है, ये आपका इनिशियल कॉम्पोजिशन हो गया। अब आप नए टम्बलर को इमेजिन कर रहे हो, अब ये इनिशियल कॉम्पोजिशन हो गया, शुरू में ये आपका इनिशियल कॉम्पोजिशन था, शुरू में ये इनिशियल कॉम्पोजिशन था, अब ये इनिशियल कॉम्पोजिशन हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, अब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, जब इसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, एक टेम्परेचर तक जाओगे, एक टेम्परेचर तक, सर बीच में ही क्यों जा रहे हो आप, अभी समझाऊंगा मैं, आप एक टेम्परेचर तक जा रहे हो, उसके बाद आप फिर देख रहे हो वेपर भी बना और लिक्विड भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन आप पा रहे हो कि वेपर में देखो ए का मोल फ्रैक्शन और ज्यादा है, दिख रहा है,
वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन और ज्यादा है, तो अब जो यहां वेपर होगा इसमें ए का मोल फ्रैक्शन और ज्यादा हो। तो हो क्या रहा है, बार बार आप जितने स्टेप्स करोगे, आपका वेपर जो है वो और रिच होता जाएगा। किसमें रिच होता जाएगा? किसमें रिच होता जाएगा? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में, है ना, मोर वोलेटाइल। देखो शुरू में यहां पे 50-50% थे दोनों, लेकिन अब इस वाली लिक्विड में मैं बोलूंगा कि जो ए है वो मानो 70% है और जो बी है वो मानो 30% है। अब और आप आगे जाओगे, आप समझ पा रहे हो आप शायद, देखो वाई बेटा और बढ़ रहा है, वाई और बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ ए इन द वेपर्स और बढ़ रहे हैं। तो और बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? हाँ सर अब समझ में आ रहा है, यहां पे जाएगा मतलब एक समय आएगा ये 90% और ये 10% होगा। इसी तरह जाते 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 वी कैन ऑब्टेन प्योर ए इन मल्टीपल स्टेप्स। इन मल्टीपल स्टेप्स वी कैन ऑब्टेन प्योर ए। ठीक है, इन मल्टीपल स्टेप्स। अभी कुछ और बातें भी बताऊंगा मैं, क्वालिटी क्वांटिटी की भी बातें बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये मजा आया, समझ आया कि नहीं? ये समझ आया डिस्टिलेशन? हाँ, यस, वी कैन ऑब्टेन प्योर ए। ठीक है, ऐसे जाता है बाय डिस्टिलेशन। अब ना ये गधों की तरह नहीं सोचना कि ये 1000 पे इसको उड़ा दो तो 1000 पे ये उड़ जाएगा, ये बच जाएगा। ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता डिस्टिलेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इम्प्योरिटीज कुछ अलग नहीं है, वो उसका पार्ट हो गया है जो आप मेटलर्जी में पढ़ते हो। ठीक है, चलो अब एक बात और है सर, आप यहां तक आपने हीट किया, सर यहां तक आपने हीट किया, सर यहां तक हीट करते तो और अच्छा होता, और अच्छा होता ना। देखो ये देखो और रिच मिलता। अब समझना मेरी बात, अब यहां पे ना थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको समझाने की। देखो मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट एक देखो, ये जो मैं इस कलर से शो कर रहा हूं, क्या कलर बोलते हैं इसको, जो भी कलर है ये वाला, ठीक है, ये कलर। और ये ऊपर देखो, ये लाल वाले को देखो, ठीक है, ये ऐसा। अबे ये कौन सा कलर है बे? सियान क्या होता है बे? कौन सा कलर है? पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ स्काई ब्लू बोल लो, चलो ठीक है ना बे। चल देखो, अब ये देखो ये देखो, ये इसको देख रहे हो? तो अगर यहां तक हम हीट करते तो आप समझ रहे हो ये ऐसा 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 ऐसा, तो ये वाला आपको देखो मोल फ्रैक्शन ज्यादा मिलता। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा मिलता, लेकिन अमाउंट कम मिलती ना वेपर की। वेपर की अमाउंट तो कम मिलती, क्योंकि अमाउंट कब ज्यादा हुआ? जैसे आप ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, अमाउंट बढ़ता जाएगा। और इस टेम्परेचर पर तो पूरा ही वेपर है, इस टेम्परेचर पर पूरा ही वेपर है, पूरा वेपर इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर। तो और अगर आप और ऊपर जाते जाओगे ना, तो देखो ये देखो अमाउंट बढ़ता जाएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा, लेकिन उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो थोड़ा कम मिलेगा। तो अगर आप बहुत ऊपर जाओगे तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, मैं बाजू में लिख रहा हूं ना, यही बाजू में लिख रहा हूं। अगर हम बहुत ऊपर जाएंगे, अगर हम गए बहुत ऊपर, तब वेपर तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो ए का अमाउंट होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, है ना। मतलब बहुत ऊपर जाने पे क्वांटिटी तो बढ़िया मिल रही है, क्वांटिटी बढ़िया मिल रही है, बट उस वेपर की क्वालिटी उतनी मजेदार नहीं है, क्वालिटी मजेदार नहीं है उसकी। क्योंकि क्वालिटी तो तब मजेदार होगी ना जब उसमें ए ही ए हो, या फिर मैक्सिमम पॉसिबल ए हो। तो अब दूसरी बात, अगर हम एकदम नीचे तक ही जाए, तो एकदम नीचे, अगर हम एकदम नीचे तक रहें, तब क्या होगा कि क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी, थोड़ा सा वेपर मिलेगा,
क्वांटिटी कम मिलेगी। हाँ ऑफ कोर्स, अब क्वांटिटी कम है तो क्वालिटी तो ज्यादा ही होगी। आई होप समझ में आ रहा है। तो इस तरह से फिर एक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और वो लोग अपने हिसाब से फिर फाइनल देख लेते हैं कि कहां तक इकोनॉमिकली सही है करना, तो वो लोग अपने हिसाब से इंडस्ट्रियली करते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। ओके, so this was all about ideal solution and Raoult's law. This was all about ideal solution and हाँ हेबर्स प्रोसेस की याद आ गई। हाँ बिल्कुल, वहां भी थर्मोडायनेमिक काइनेटिक पैरामीटर को बैलेंस करने के लिए कोई बीच का टेम्परेचर चूज करते हैं, ठीक है। हाँ चलो अब हम आए थोड़ा आगे, किस पर, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर सर अगर बी चाहिए तो लिक्विड को लेके वेपराइज करेंगे। अगर बी चाहिए, यस ऑब्वियसली, ये मैं थोड़ा एजियोट्रॉप वाले पार्ट में और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन देखो अगर बी चाहिए तो क्या करेंगे, तो बी चाहिए तो हम चाहेंगे फिर, देखो ये पॉइंट भी अगर समझ अभी आ जाए तो ठीक है। देखो अगर मान लो बी चाहिए, ए नहीं चाहिए सर, बी चाहिए, मतलब हमें सर लेस वोलेटाइल वाली चीज चाहिए, तब क्या करेंगे सोचो। अगर बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिच इन बी वाले को लेंगे। तो आपने इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया और फिर इधर वाले लिक्विड को लिया, समझ पा रहे हो, इधर वाले लिक्विड को लिया। अब तनिष्क बोल रहा है कि सर ए को सेपरेट करने से बी भी तो सेपरेट हो गया। बेटा बी सेपरेट हो गया, लेकिन बी को देख रहे हो आप, आपको कितने स्कैटर्ड वे में बी मिला है। बेचारा थोड़ा सा इस कंटेनर में है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, देख रहे हो, इसको तुम बी को मिलना बोलते हो। थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है ना। फिर क्या करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, सबको पकड़ के ऐसे करके उड़ेल देंगे। ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं क्या भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो देखो तो क्या करेंगे, हम लिक्विड को लेंगे, ठीक है, हम लिक्विड को लेंगे क्योंकि लिक्विड रिच इन बी है। और उसके बाद फिर उड़ाओ, फिर लिक्विड को लो, फिर लिक्विड को लो। तो देखो आप यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, लिक्विड जो है वो बी में रिच होता जा रहा है और आपको प्योर बी मिलेगा एक समय, ZA0। अब अगर आप लिक्विड को लेते तो ठीक है। अब देखो आगे, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अबे जैसे आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस पढ़ते थे ना, रियल गैस, कुछ वैसा ही सीन यहां भी आएगा। अब आपको यह बता दिया जाएगा कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो सब भ्रम है, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस तो वही हैं जो परफेक्टली परफेक्टली राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, फॉलो करें। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा फोकस के साथ देखना। ये जो पोर्शन अभी मैं ये थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा इजी पोर्शन है, लेकिन क्वेश्चन आता है। इवन जेई एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, बट इसको मैं बहुत इजी पोर्शन मानता हूं। एक बार पढ़ोगे तो समझ आएगा। और अब ये सब पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद तो ये आपको काफी इजी लगने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जल्दी खत्म करेंगे इसको। परफेक्टली राउल्स लॉ को फॉलो करेगा जो, वो आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो, जब हमने राउल्स लॉ की बात की है तो एक चीज थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्या, कि राउल्स लॉ तभी सही हो सकता है जब ये ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है ये बराबर हो बी और बी के बीच के इंटरेक्शन से। बी और बी तो नहीं बोलूंगा मैं, ये लिखना ठीक नहीं होगा। ए का इंटरेक्शन, या फिर आप बोलो बी का इंटरेक्शन,
जो भी है ये बराबर हो ए बी के इंटरेक्शन से, ए बी के इंटरेक्शन से। मतलब आप ऐसा समझिए, किसी को किसी से ज्यादा या कम लगाव नहीं है, सभी के बीच में बराबर लगाव है, ठीक है। तो इसलिए वो नॉर्मली अपनी वोलेटिलिटी को फॉलो करते हुए आपके पास वेपर प्रेशर की वैल्यूज देंगे। तो अगर ये ऐसा होता है तब हम बोलेंगे कि हाँ यार ये सॉल्यूशन आइडियल है। सर ऐसा कब होगा? देखो एक्चुअली में तो ये एग्जैक्टली कभी नहीं होगा, बट कुछ केसेस हैं जहां हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यार ये पूरी तरह से आइडियल तो नहीं बट लेकिन लगभग आइडियल है, ठीक है। तो उसकी भी डिस्कशन करेंगे तो आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप देखिए, सो नन ऑफ द सॉल्यूशंस which are close to आइडियल बिहेवियर, ये कब हो सकता है? जैसे एग्जांपल देखो, बेंजीन और टॉल्विन, जैसे बेंजीन और टॉल्विन, बेंजीन और टॉल्विन में क्या हुआ? बेंजीन और टॉल्विन ये बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। दे आर एकदम तो नहीं बट फिर भी आप खुद ही देखो ना, आप खुद ही सोचो। देखो बेंजीन और बेंजीन के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है, या फिर टॉल्विन और टॉल्विन के बीच में जो इंटरेक्शन है, टॉल्विन टॉल्विन के बीच में जो अट्रैक्शन है, और बेंजीन और टॉल्विन के बीच में अट्रैक्शन है, ये तो देखो यहां भी वॉन्डरवॉल फोर्स, यहां भी वॉन्डरवॉल फोर्स, यहां भी वॉन्डरवॉल फोर्स और यहां भी वॉन्डरवॉल फोर्स। सर लेकिन सर थोड़ा तो अलग होगा ना? हाँ थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहां आपके पास एक मिथाइल आ गया है, यहाँ पे मिथाइल नहीं है, तो मिथाइल की वजह से वॉन्डरवॉल फोर्स थोड़ा बढ़ेगा। सर मिथाइल मिथाइल दोनों जगह है, सब यहाँ तो सबसे ज्यादा होगा वॉन्डरवॉल फोर्स, यहाँ तो ज्यादा होना चाहिए, होगा, लेकिन आप समझिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा। यहां ये अप्रोक्स सेम है, यहां अप्रोक्स हर इंटरेक्शन सेम है। आप समझिए इस बात को, यहां पे मैंने लिखा भी है कि नन ऑफ द सॉल्यूशंस आर परफेक्टली आइडियल बट देयर आर फ्यू व्हिच आर क्लोज टू द आइडियल बिहेवियर एंड बेंजीन टॉल्विन आर अमंग्स दोस। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ला सकते हो, जैसे कि जो सेम फैमिली के दिखे हैं यार, आप समझो ना, जैसे मानो C2H5Cl और C2H5Br, ये देखो C2H5Cl C2H5Br। अब आप बोलोगे C2H5Cl और C2H5Cl के बीच में क्या इंटरेक्शन है? क्या इंटरेक्शन है? सर वॉन्डरवॉल फोर्स तो है ही, साथ ही साथ एक थोड़ा सा डाइपोल भी है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, है ना। इसी तरह से C2H5Br, अब यहां पे भी देखो क्या है, सर वॉन्डरवॉल फोर्स है ही और थोड़ा डाइपोल भी है, लेकिन अब देखो डाइपोल यहां ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, डाइपोल यहां ज्यादा है, लेकिन यहां पे वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा है क्योंकि आपका साइज जो है Br का वो बड़ा है। तो रफली ये बैलेंस हो जा रहा है, देखो रफली बैलेंस हो जा रहा है, बहुत ही पास है। और इसी तरह से इन दोनों के बीच का भी जो अट्रैक्शन आपको दिखेगा वो अप्रोक्स सेम दिखेगा। तो ऐसी चीजें जो होंगी वो आपके राउल्स लॉ को बहुत क्लोजली फॉलो करेंगी, बट ये तो बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं। हाँ एक और एग्जांपल दिया बच्चे ने, हेक्सेन हेप्टेन, ऑब्वियसली आप समझ लीजिए हेक्सेन हेप्टेन ये भी करेगा, हेक्सेन हेप्टेन ये भी करेगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, सेम फैमिली में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो मिक्सिबल भी होने चाहिए, है ना, मिक्सिबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑयल एंड वाटर वाटर कुछ भी एग्जांपल दे रहे हो, ऐसा नहीं, वो मिक्सिबल होने चाहिए, वो सॉल्यूशन बनाना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग लेयर बना दिए, तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ठीक है सर, नॉन आइडियल, अब देखो नॉन आइडियल पे आते हैं, यहां तक आई गेस क्लियर होगा, बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तुरंत समझ आएगा।
चलिए देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, अब देखो जो राउल्ट्स लॉ ने वैल्यू निकाली और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो अगर सेम आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है, आइडियल हो गया सॉल्यूशन। बट सेम नहीं आई अगर, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ज्यादा आ जाए उम्मीद से, या तो उम्मीद से कम आ जाए। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पर हमने दो क्लासिफिकेशन की कि नॉन आइडियल दो तरह से हो सकते हैं। हो सकता है कि नेगेटिव डेविएशन दिखाएं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, मतलब जो एक्चुअल आया वो ज्यादा आ गया किससे, थ्योरेटिकल से। अब आप खुद ही बताओ, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो क्या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होता तो खुद ही सोचो आप, लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होता तब तो वेपर हमारी उम्मीद से कम बनते, है ना। हाँ, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वेपर हमारी उम्मीद से कम बनते, लेकिन यहां जो वेपर बन रहे हैं वो हमारी उम्मीद से ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन है ये कमजोर है ए या फिर बी बी के इंटरेक्शन से। एक रफ आइडिया दिया गया है चीजों को समझाने का, और यहां बिल्कुल नेगेटिव डेविएशन में उल्टा हो जाएगा। पी एक्चुअल इज ग्रेटर देन था वहां पे, यहां पे इज स्मॉलर देन पी थ्योरेटिकल, यहां पे स्मॉलर, पी थ्योरेटिकल ज्यादा, तो वेपर कम बन रहे हैं क्योंकि लिक्विड लिक्विड को मजा आ गया है, और ए बी इंटरेक्शन बेटर है ए या फिर बी बी इंटरेक्शन से। आई डोंट थिंक कि इसमें फालतू टाइम पास करके कोई रियल लाइफ एग्जांपल की जरूरत है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग। इन चीजों पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखो अगर आपके पास मानो आइडियल सॉल्यूशन है, यहां पे है पॉजिटिव डेविएशन मैंने लिखा, और यहां पे मैंने लिखा नेगेटिव डेविएशन। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो आइडियल, यहां पे मैं लिख रहा हूं कुछ जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग, फिर लिखते हैं चलो डेल्टा वी मिक्सिंग, फिर लिखते हैं डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम, देन डेल्टा एस सराउंडिंग, देन डेल्टा जी मिक्सिंग। ये सब मिक्सिंग का ही है ना, ये मिक्सिंग का ही है, ये भी मिक्सिंग का ही है। वी मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं, वी मतलब वॉल्यूम से बात हो रही, वी मतलब वॉल्यूम। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, चलो चलो बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग, क्या लगता है आइडियल में क्या होगा डेल्टा एच मिक्सिंग? ऑब्वियसली जीरो होगा। मतलब मिलाने पे क्या एनर्जी चेंज हुआ, क्या कोई अट्रैक्शन बढ़ा कि रिपल्शन बढ़ा? कुछ नहीं हुआ, ना अट्रैक्शन बढ़ा ना रिपल्शन बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। बट अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन जब हो रहा है तो जो इंटरैक्शन है वो क्या हो रहा है, देखो ए बी जो इंटरैक्शन है जो आपने मिलाया, पहले जो इंटरैक्शन था ना, पहले इंटरैक्शन स्ट्रांग था और अब इंटरैक्शन जो हो गया वीक हो गया है। तो इंटरैक्शन वीक होने का क्या मतलब है? यस, इंटरैक्शन वीक होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इंटरैक्शन वीक हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और इस वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो हमने थर्मोडायनेमिक्स की शुरू की 2 क्लास पूरा यही पढ़ा है ना।
और बहुत ही बारीकी से पढ़ा है कि क्या है एक्चुअली पोटेंशियल काइनेटिक, और लगता था हमको कि हाँ यार हमको तो आता है, लेकिन आता नहीं था, ये समझ में आ गया था। ठीक है, हाँ चलो तो ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ और ये जीरो हुआ। अच्छा बेटा इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो गई है ना, एनर्जी रिलीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, नेट एक इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ तो इजी है, ये इजी है। हाँ डेल्टा वी मिक्सिंग, तो यहां तो जीरो ही है भाई, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं, लेकिन यहां पे क्या होगा, देखो एक थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ा है ऐसा बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो कि अट्रैक्शन कम हुआ है। तो समझ में आ रही है बात, जब आप दोनों को मिलाओगे, जैसे ए का 50 ml और बी के 50 ml को मिलाओगे, तो वॉल्यूम जो होगा वो 100 ml से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, वॉल्यूम 100 ml से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो डेल्टा वी को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव, यहां पे थोड़ा कम आएगा क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव। ये सब ऑब्जर्व्ड है, ये बिल्कुल ऑब्जर्व्ड है, वैलिडेटेड है, उसके बाद ही बताया जा रहा है, ऐसे कोई अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बता रहे। अब मैं कहता हूं ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ बेटा इसके लिए, तो डेल्टा एस सिस्टम मिक्सिंग फॉर आइडियल, ये बताओ फॉर आइडियल। यस पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, पॉजिटिव। कैसे सोचे सर, रैंडमनेस से सोच लो। ठीक है, रैंडमनेस से सोच लो, रैंडमनेस से सोच लो, बढ़ गया है, आपने दो चीजों को मिलाई, रैंडमनेस बढ़ गया, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव मिक्स करने के बाद। ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा मिक्स करने पर, यस डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या था, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, और हीट तो रिलीज हुआ ही नहीं, हीट तो गया ही नहीं है सराउंडिंग की तरफ, हीट तो गया ही नहीं है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा जीरो। और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि भाई मिक्स आपने किया ना, मिक्स तो हो गया वो, अगर मिक्स हुआ तो वो तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो मिक्स हो गया, और यदि वो मिक्स हुआ है तो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है। और आपको यहां से भी समझ आ रहा होगा, याद करो वो प्यारा सा रिलेशन, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, याद आ रहा है, हाँ यस। लेकिन यहां पे एक बढ़िया ट्रैप आपको बताया था, ये तभी लगता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हो, है ना, जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, तो यहां भी जो मिक्स करा रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे करा रहे हैं, तभी डेल्टा जी को, याद है वो लाइन मेरी, डेल्टा जी कूड़ा है, याद आ रहा होगा आपको, डेल्टा जी कूड़ा है, कब, जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर बात नहीं करते, तब, तब यस। तो यहां पे ठीक है, ये नेगेटिव, अब यहां पे फटाफट भर देते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे सर, प्लीज रिपीट, बिकॉज बेटा डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए जो रिलेशन है वो है माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, और हीट तो गई ही नहीं है, देखो हीट, क्यू सिस्टम मतलब हीट ही हो गया, डेल्टा एच ही हो गया, हीट तो कहीं गई ही नहीं है। ठीक है, तो वो जीरो ही होगा वो सराउंडिंग। ठीक है, हाँ अब देखो डेल्टा एस सिस्टम, अब पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा एस सिस्टम, अरे डेल्टा एस मिक्सिंग तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा यार, इसमें क्या है ना, अब ये तो हमेशा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स नहीं बदल रहे होंगे। और ये क्या होगा, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अभी नहीं ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के लिए हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, कहां से हुई है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो सराउंडिंग, सराउंडिंग की हीट कम हुई है, सराउंडिंग की रैंडमनेस कम हुई है, नहीं तो आप चाहो तो यहां डायरेक्ट लगाओ, ये नेगेटिव होगा, यस ये नेगेटिव, अब यहाँ पे हीट रिलीज हुई है, सराउंडिंग को हीट मिली है, उसकी एंट्रोपी बढ़ी है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव।
और डेल्टा जी मिक्सिंग भाई सभी में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि मिक्सिंग तो हुई है। तो ये जो पैरामीटर है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये वाले पोर्शन को डेल्टा जी मिक्सिंग को जेई एडवांस ने पूछ लिया है। जेई एडवांस ने डेल्टा जी मिक्सिंग पूछ लिया है, अब आप समझ रहे होंगे। और ये जो दो हैं, ये वाले जो दो हैं डेल्टा एच और डेल्टा वी, ये बोर्ड के बच्चों को भी बन जाएंगे। ये बोर्ड के बच्चों का है, ठीक है, ये बोर्ड के बच्चों और मेरे फेवरेट बच्चे नीट के बच्चों का है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा इन दोनों की तरफ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़े। ट्रिक भी बन गया। क्या ट्रिक बन गया भाई? पॉजिटिव का प्लस प्लस का नेगेटिव। हाँ ट्रिक बन गया, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। हाँ, और लोग ऐसे ही तो बोलते हैं सर बता दो ना इसको याद कैसे करें। नहीं, नॉन मिसिबल के लिए हाँ डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन मिसिबल के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग पॉजिटिव, ऐसा बोलेंगे। तो मिक्स ही नहीं हुआ ना। हाँ पार्थ, मैं समझाता हूँ इस बात को, ठीक है, थोड़ा आगे निकल गए पर मैं समझाता हूँ उस बात को फिर से। डेल्टा जी जीरो का नहीं कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डेल्टा जी जीरो का मतलब यही है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है, बस थ्योरेटिकली सोच सकते हो उसको, प्रैक्टिकली कुछ नहीं सोच सकते। यहाँ पे इस केस में कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे तो नहीं समझ में आता उसका। नॉर्मली तो सिग्निफिकेंस है बट यहाँ सिग्निफिकेंस नहीं है। अब देखो आइडियल के लिए, और ये ग्राफ आप देखोगे एनसीईआरटी में भी बना हुआ देखोगे आप इसको, ये ग्राफ आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सभी लोग इस ग्राफ को एक बार देख लें। लास्ट टेबल में लिक्विड मिसिबल है ये मान लिया, ऑब्वियसली मिसिबल ही मान रहे हैं हम मिसिबल लिक्विड्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं, मिसिबल लिक्विड्स के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि ये सेम वही ग्राफ है, पीटी वर्सेस एक्सए का ही बना रहा हूं। एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स ए इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या था ग्राफ, हमने माना कि ए ज्यादा वोलेटाइल है, ये था पीए डिग्री। सिंपल एक एक लाइन वाला बना रहे हैं, अभी यहाँ कोई फेज डायग्राम नहीं बना रहे। और ये जो है ये पीबी डिग्री लेस वोलेटाइल। क्या होता है, ये पीए डिग्री का स्ट्रेट लाइन बना, हाँ आप इक्वेशन से भी बहुत इजीली देख सकते हो। पीबी डिग्री का भी देखो स्ट्रेट लाइन बना, हाँ सर पीबी डिग्री का भी स्ट्रेट लाइन बना। अच्छा, और जब पीटी बनाना होगा तब क्या करेंगे, पीटी बनाने के लिए इसको हमने ज्वाइन किया, हाँ सर ये पीटी ज्वाइन हुआ। ये आपको खुद से अब देख लेना, मैं इसको नहीं समझाने वाला, बहुत इजीली ये पहले क्लास में समझा चुका हूं। ये किसके लिए बना बेटा, ये ग्राफ किसके लिए बना, ये बना आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, ये ग्राफ बना आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जब हम नॉन आइडियल के लिए बना रहे होंगे तो मानो पहले मैंने बनाया नेगेटिव डेविएशन के लिए, मैंने बनाया नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन मतलब हर समय आपको प्रेशर थोड़ा सा कम सा मिलेगा। यहां यही मैं लिख रहा हूं एक्स से 0, यहां लिख रहा हूं एक्स से 1, सेम यही। 1 मिनट लूंगा बस मैं आपका, देखिए थोड़ा पीए डिग्री शुरू में ना आप थोड़ा ऐसा डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं कि आइडियली ऐसा था, आइडियली, और उसके रेफरेंस में देख रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा आइडियली बना दे रहा हूं। लेकिन अभी क्या होगा एक्चुअली में, कम होगा, है ना। ये ए का भी किसी भी कॉम्पोजिशन पे ए का भी प्रेशर कम, तो ये नीचे ऐसे, और फिर यहां भी ऐसे, और फिर यहां भी पीटी पे भी, पीटी वाले कर्व पे भी ये थोड़ा सा नीचे। अब देखो एक छोटी सी बारीकी बताता हूं आपको, जैसे ये लाइन है,
जेई एडवांस इतनी बारीकी टच, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही यही बोलने वाला था मैं वेद, यही मैं बताने वाला हूँ कि देखो जेई एडवांस इतनी बारीकी अगर वो चेक करता है तो देखो हो सकता है वो ऐसा बना के दे, और वो हो सकता है वो ऐसा बना के दे, नीचे तो दोनों में है। लेकिन अब आप किसको सिलेक्ट करोगे? आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपको इसे सिलेक्ट करना है, इसे नहीं करना है। रीजन ये है कि देखो जब अपन एक्सट्रीम्स पे बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला एक्सट्रीम या ये वाला एक्सट्रीम, तो क्या आप फील कर पा रहे हो कि जब बहुत कम सा आपने डाला है, क्या बहुत कम सा डाला है बी को या ए को, तब इंटरेक्शन जो होगा ना वो उतना रोल प्ले नहीं करेगा। हाँ, यस, इंटरेक्शंस जो होंगे वो उतना रोल प्ले नहीं करेंगे। और राउल्स की लॉ में दिक्कत क्या है? बस इतना ही सा तो दिक्कत है कि ये जो इंटरेक्शंस हैं इसकी वजह से डेविएशन आ रहा है। आप समझ पा रहे हो कितना गजब का लॉ है ये? अगर आप फील करो तो बहुत गजब का लॉ है। इससे आधी केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि हाँ यार सही है गलत है, ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शंस। अभी कुछ एग्जांपल्स देंगे तो और अच्छे से समझ आएगा कि जो इनऑर्गेनिक भी जो थियरीज है वो भी इससे समझ आ रही है एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि या तो पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है या तो नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करे, कम डोमिनेट करे, वो सब चीजें तो होंगी थोड़ी बहुत, बट रफली सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये वाले को आप सही मानेंगे, इसको गलत मानेंगे, ठीक है। मैं इसी तरह से यहां भी ये नेगेटिव डेविएशन के लिए है, अभी मैं इधर पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी थोड़ा सा टाइम पास कर देता हूं आपका। ये देखिए एक्स ए इज इक्वल टू 0, फिर वही एक्स इज इक्वल टू 1, और ये हो गया पीबी डिग्री, ये हो गया पीए डिग्री। आप फिर से आइडियल के जैसा पहले ऐसा कनेक्ट कर दो, फिर इसके रिस्पेक्ट में जब बात करोगे, ये रेड कलर से शो कर दे रहा हूं, ये कुछ इस तरह से, इसको भी देखो ऊपर कुछ इस तरह से। अब ये कहीं एक दूसरे के साथ टच हो जा रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस मत निकालने लगना, वो बस आप इस तरह से समझो। ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन। आई होप ये पॉजिटिव डेविएशन आपको समझ आ गया, नेगेटिव डेविएशन और ये आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? इजी था ना ये टॉपिक? तो इजी था बिल्कुल। हाँ, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट एजियोट्रॉपिक है ना? नहीं नहीं भैया, एजियोट्रॉप अभी नहीं लाना, ऐसे नहीं बोल देना एजियोट्रॉप, आएगा अभी, सब्र रखो थोड़ा, है ना? ऐसे एजियोट्रॉप थोड़ी ना है, बोलने में अच्छा लगता है क्यों एजियोट्रॉप? तो भगवान मुंह दे दिया है, हाथ दे दिया टाइप करने के लिए, तो कभी भी कर दो, क्या दिक्कत है? देखो, तो अब यहां पे सम एग्जांपल्स। हाँ, तो अब एग्जांपल देखें, तो आइडियल के तो ले लिए थे यार एग्जांपल अपन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलो, जो सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जांपल है। मैं एक बार फिर एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो एग्जांपल है, हाँ हम इसको लॉजिक से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप थोड़ा अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देख लोगे तो थोड़ा आपको सर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि कब कौन सा फैक्टर इसमें डोमिनेट कर जाए ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है कभी कभी। तो पहले से थोड़ा पता है ना, तब हम समझा रहे हैं। मतलब मैं वही बात कर रहा हूं कि हमने रिजल्ट देख लिया है, फिर उसके हिसाब से हम समझा रहे हैं आपको। थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं कोई चीज कॉन्ट्रडिक्शन सी भी लग सकती, बट आप उस एंगल पे मत सोचना, मैं पहले से क्लियर कर दे, उस एंगल से मत सोचना, जिस एंगल से बता रहा हूं उसी एंगल से सोचना, क्योंकि यहां पे आपको रिजल्ट को पहले देखकर फिर उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं। चलिए
अब आगे देखते हैं। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म, हाँ ठीक है, वेद चलेगा, वैसे भी याद क्यों चलेगा, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो एसीटोन आपके पास है, तो एसीटोन और एसीटोन पे जब जाओगे तब कौन सा इंटरेक्शन है, एसीटोन और एसीटोन में कौन सा इंटरेक्शन है, तब आप कहोगे कि सर एसीटोन और एसीटोन में तो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। हाँ वॉन्डरवॉल तो हमेशा रहेगा, बट बोला जाए तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और जब क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में जाएं तब, जब हम क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में जाएं तब, तो उसमें भी सर क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर बात आती है तो सर जब इन दोनों के बीच में देखा जाए तो हाँ देखो यहाँ पे एच बॉन्डिंग है ना, एच बॉन्डिंग। अब एच बॉन्डिंग की आई होप आपने क्राइटेरिया ठीक से पढ़ी होगी। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये वाला एच एच बॉन्डिंग में कैसे आएगा सर, वो तो सर एफ ओ या एन से जुड़ा होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं आपको, वो जरूरी नहीं है कि एफ ओ या एन से जुड़ा हो एच। एच कब कब एच बॉन्डिंग के लिए काबिल होता है, जब वो एफ से जुड़ा हो, जब वो एन से जुड़ा हो, जब वो ओ से जुड़ा हो, ये तीनों के साथ तो है ही, साथ में एक दो कुछ और ग्रुप्स हैं, या तो CF3 से जुड़ा हो, या तो CCl3 से जुड़ा हो, या तो यदि एक बात और बता दूं मैं, sp कार्बन से भी जुड़ा हो ना, तभी भी वो H बॉन्डिंग की क्राइटेरिया में आ जाता है। sp कार्बन से भी जुड़ा हो, जैसे मैं बोलूं एसिटिलीन और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग होती है क्या, एसिटिलीन और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग होती है क्या, तो हाँ होती है। क्या एसिटिलीन और एसिटिलीन के बीच में होती है क्या, नहीं वहां नहीं होती, लेकिन एसिटिलीन और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग होती है। चलो ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, मैं इस पे नहीं घुसना चाहता, अभी हम इधर ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ H बॉन्डिंग होती है, क्या डेल्टा प्लस सफिशियंट इनफ है, क्या डेल्टा प्लस सफिशियंट इनफ है, जी हाँ बिल्कुल सफिशियंट है। क्या डेल्टा माइनस सफिशियंट इनफ है, हाँ ऑब्वियसली ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस सफिशियंट इनफ है। तो यहाँ पे क्रिएट हो गई क्या बेटा, यहाँ क्रिएट हो गई एक H बॉन्डिंग। तो इस H बॉन्डिंग की वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे जो AB इंटरेक्शन है, AB इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वी हैव द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हुआ। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं जो बहुत फेमस एग्जांपल है, जो सर अगर रिजल्ट नहीं पता रहा एंड H बॉन्डिंग हो रहा देन नेगेटिव डेविएशन हमेशा नहीं। अभी एक दो एग्जांपल देखोगे आप तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा वेट करो, दो तीन एग्जांपल और दे रहा हूं तो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैं ले लेता हूं, चलो सपोज करो एसिटिक एसिड, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म रिएक्ट नहीं कर लेंगे, आ, कैसे रिएक्ट कर लेंगे, कौन सा रिएक्शन कराओगे तुम, हाँ? कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, तुमने निकाला क्या कुछ, छपवाएं किताब में, चलो आगे देखो। सेकेंड एग्जांपल आप देखो, इथेनॉल एंड वाटर, मानो तो चलो देखें, इथेनॉल एंड वाटर, क्या लगता है कौन सा डेविएशन, पहले मारो तुक्का, अपने लॉजिक से थोड़ा बताओ, फिर रिजल्ट तो हम बताएंगे। ठीक है, पॉजिटिव, जी हाँ पॉजिटिव। देखो इथेनॉल में भी H बॉन्डिंग है, वाटर में भी H बॉन्डिंग है। अब देखो देखने को आ गया भाई कि पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन जब हम बात करेंगे इथेनॉल और वाटर के बीच में,
तो आपको ये बात पता है ना कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग करता है, तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है। लेकिन जब ये ऐसा कहा जाता है, जब ये इथेनॉल आएगा तो इथेनॉल और वाटर के बीच में एच बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि एक्सटेंट जो है वो थोड़ा कम है। तो सिंपल भाषा में ऐसा भी कह दिया जाता है कि जो इथेनॉल है वो डिस्टर्ब कर देता है एच बॉन्डिंग ऑफ वाटर, विच इज बेटर। एच बॉन्डिंग ऑफ वाटर ये बेटर एच बॉन्डिंग है। तो एक अच्छी एच बॉन्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वहां पर, एग्जिस्टिंग थी, और फिर इथेनॉल आएगा वो डिस्टर्ब कर देगा एच बॉन्डिंग ऑफ वाटर को, एच बॉन्डिंग ऑफ वाटर। फिर कुछ बच्चा ऐसा भी कह सकता है सर इथेनॉल और वाटर के बीच में जो एच बॉन्डिंग है सर वो तो इथेनॉल इथेनॉल से तो बेहतर हुआ ना सर थोड़ा सा। अब ऐसे आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको इसी डायरेक्शन में सोचना है, क्योंकि इसी से आपका जो रिजल्ट है वो पहले मैच करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में किस तरह से करना है। ठीक है, तो चलो यहां भी ऐसे ही सोचना। चलो एक और एग्जांपल, तो ये कौन सा डेविएशन बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि आपने इंटरेक्शंस को पुअर कर दिया है, आपने इंटरेक्शंस को पुअर कर दिया इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर हम बात करें NaOH और वाटर की, NaOH और वाटर। अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है सर NaOH तो लिक्विड नहीं होता सर, वो तो सॉलिड होता है। मान लो पिघला के डाल रहे हैं, ठीक है, मान लो पिघला के डाल रहे हैं NaOH वाटर, इस तरह से डाल दिया आपने, ठीक है। अगर ये आपने डाला तो अब यहां पे क्या होगा, तो कभी भी एक चीज ध्यान रखो, आपके पास जब एसिड और बेस आप डाल रहे हो, जब आप एसिड और बेस डाल रहे हो तब आप ये कहोगे, एसिड बेस जब आप डाल रहे हो तो वहां पे जाके आयंस बन जाएंगे, वो आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा, और आयंस के फॉर्म में अगर वो चला गया तब वो एक आयनिक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे एक आयनिक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और आयनिक अट्रैक्शन से अच्छा कुछ नहीं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छी फीलिंग आएगी, जैसे एसिटिक एसिड और पाइरिडिन, एसिटिक एसिड और पाइरिडिन, ये देखो इससे थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। एसिटिक एसिड और पाइरिडिन अगर आप लेते हो तो क्या होगा बेटा, CH3COOH के मॉलिक्यूल्स हैं, और पाइरिडिन PYN ऐसा कुछ मैं लिख दे रहा हूं, पाइरिडिन का मॉलिक्यूल है। अब ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो देखो ये तो शुरू में जो भी भले H बॉन्डिंग थी, भले H बॉन्डिंग थी तो क्या हुआ, लेकिन जब एक आयनिक अट्रैक्शन आ गया, जब एक आयनिक अट्रैक्शन आ गया तब हम बोलेंगे कि यहां पे एक नेगेटिव डेविएशन क्रिएट होगा, नेगेटिव डेविएशन क्रिएट होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल फिनॉल एनिलिन भी ले सकते हो आप, एक फिनॉल एनिलिन भी ले सकते हो, फिनॉल और एनिलिन। ये आप मान सकते हो कि एनिलिन स्लाइटली बेसिक है, ये स्लाइटली एसिडिक है, तो अगेन वही बात होगा। देखो स्लाइटली, ये फिर से बोल रहा हूं मैं, सब ऑब्जर्व्ड है, ये स्लाइटली बेसिक है लेकिन इसी तरह से समझ आता है, और ये स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, ये स्लाइटली बेसिक है, दोनों को मिला है। अब देखो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाले को, अगर आप इसको इस तरह से याद कर लो ना कि देखो, इसको अगर आप इस तरह से याद कर लो तो दिक्कत होती है, बहुत लोग इसको इस तरह से याद कर लेते हैं कि सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्डिंग हमेशा अच्छी होती है, जैसे इथेनॉल इथेनॉल अच्छा होगा, वाटर वाटर ज्यादा अच्छा होगा, तो इथेनॉल वाटर जब भी दो लोगों में एच बॉन्डिंग हो रही हो, दोनों को मिला दें तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन आता है। ऐसा हमेशा सही नहीं है, ठीक है, ऐसा हमेशा सही नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो इसमें भी एच बॉन्डिंग है, इसमें भी एच बॉन्डिंग है, लेकिन जब इन दोनों को मिला रहे हो तो क्या पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, नहीं, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। हाँ, यहां नेगेटिव डेविएशन हो रहा है क्योंकि फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है,
और जो एनिलिन है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है लाइक दिस, और फिर इन दोनों के बीच में एक आयनिक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, इनके बीच में एक आयनिक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। दिस कुड बी द रीजन, दिस कुड बी द रीजन। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब ये बहुत आसान टॉपिक खत्म हुआ, चलो थोड़ा समय बचा है तो आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं, जो बच्चा कह रहा था, शायद कौन कह रहा था, प्रियांशु बोल रहा था एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स, और उसको मैं समझाऊंगा आपको फेज डायग्राम से। बहुत सुंदर टॉपिक, चलो थोड़ा इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स तो बहुत स्पेशल चीज है ये, बहुत स्पेशल, वेरी स्पेशल। और मैं बता रहा हूं, अगर इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गए ना, अच्छे अच्छों को नहीं बनेंगे, इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर आ गया, थ्योरेटिकल टाइप। तो एजियोट्रॉप क्या है? अभी हमने पीछे बात की ना कि जब सॉल्यूशंस होते हैं, तो सॉल्यूशंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट का कोई कोई बहुत सेंस बनता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट का कोई सेंस बनता है? आप बताओ, अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, कोई बहुत सेंस बनता है? उतना सेंस तो नहीं बनता है ना, क्योंकि वो तो रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, कुछ ऐसा मिल रहा था, है ना, रेंज मिल रहा था सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक, बहुत ध्यान से सुनना ना, ये अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी किसी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन से अच्छा मैं कॉम्पोजिशन बोलूं तो ज्यादा अच्छा हो, एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर, एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर वो प्योर लिक्विड की तरह एक्ट करते हैं। मतलब उनके पास एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, जैसे प्योर लिक्विड्स का रहता था ना कि एक पॉइंट है, उसी पॉइंट के ऊपर सिर्फ गैस, उसी के नीचे सिर्फ लिक्विड, और उस पर दोनों। लेकिन सर अभी तक आपने जितने भी ग्राफ पढ़ाए ऐसा तो नहीं आया कोई। सर अभी ये जो ग्राफ पढ़ा हमने, सर बताओ सर यहाँ पे कहाँ है सर, वो पॉइंट कहाँ है सर? सर वो पॉइंट ही नहीं दिख रहा हमको। तो यहाँ तो आप कोई भी कॉम्पोजिशन ले लो सर, यहां से यहां तक सर, कोई भी कॉम्पोजिशन आप ले लो, हर समय आपके पास एक रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। ये देखो सर, ये रेंज आया, यहाँ भी सर रेंज है, यहाँ भी रेंज है सर, हर जगह रेंज है। लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि एक ऐसा कॉम्पोजिशन होता है जहां पर आपको प्योर लिक्विड टाइप बिहेवियर मिलती है। तो क्या लगता है बताओ आप लोग, जो ग्राफ पीछे पड़ा वो गलत था क्या? क्या ये, या फिर ये गलत बोल रहे हैं? ठीक है, करेक्ट। यस, तो एजियोट्रॉप्स जो है वो नॉन आइडियल के लिए होगा, नॉन आइडियल के लिए होगा। और जो पीछे ग्राफ हमने पढ़ा है वो तो आइडियल के लिए, वो तो आइडियल के लिए है। लेकिन एजियोट्रॉप जो हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल का। तो क्या लगता है इसका आपको कोई बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा कि सर कोई लॉजिक बता दो सर? तो अगर कोई लॉजिक बता रहा है तो भाई मेरे को भी आप सीख के उससे बता देना, ठीक है? इसके पीछे मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है कि सर ऐसा क्यों हुआ, यहीं पे क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड टॉपिक है, ठीक है? ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड टॉपिक है, इस बात को भी दिमाग में लगा लो। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हो रहा है। तो मैंने क्या बोला
कि लिक्विड सॉल्यूशंस at any specific composition can behave like pure liquids, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर सकते हैं। और प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे मतलब क्या, हैविंग अ शार्प बॉइलिंग पॉइंट, एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा उनके पास, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। और हाँ, सबसे मजेदार बात कि इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट ही नहीं कर सकते। मैं ग्राफ से समझाऊंगा और प्यारे तरीके से समझ आएगा, अभी मैं बस थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, सोच लो आप खुद ही। आप ही बताओ बेटा, जब शार्प बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपने जब ऊपर 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 लेके गए टेम्परेचर, तो एक झटके में सब क्या हो गया, एक झटके में सब उड़ गया, जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन था वही वेपर मिल गया। समझ रहे हो, एक जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन था वही वेपर मिल गया। तो कहाँ कोई रिच हुआ ही नहीं, ना तो वेपर रिच हुआ ए में, ना तो लिक्विड रिच हुआ बी में, कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से हम ये पॉइंट याद तो बहुत कर लेते हैं, एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं होता, क्योंकि डिस्टिलेशन ही, अभी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को आज ही डिस्टिलेशन असली से समझ आया होगा कि डिस्टिलेशन क्या है, एक्चुअली में किस तरह से करते हैं। ठीक है, हाँ। तो देख, लिक्विड सॉल्यूशंस एट स्पेसिफिक कैन बिहेव लाइक प्योर लिक्विड्स एट अ शार्प बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लेकिन इसको भी सेपरेट करने का एक तरीका है, वो हम बताएंगे कैसे तरीका है। दिस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी separated by fractional distillation। तो एक बात और आप सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, तो क्या वो एजियोट्रॉप है, ऐसा बोल देंगे सर, अल्कोहल वाटर एजियोट्रॉप, ऐसा बोल देंगे? नहीं ना, यहां पे लिख दिए ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यस, एट एनी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, मतलब ये ग्राफ, अभी ग्राफ में बनाऊंगा नहीं, अभी अगली क्लास में ग्राफ बनेगा, लेकिन ये किसी एक कॉम्पोजिशन पर ऐसा होगा कि वो लिक्विड एक ही लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, किसी एक पॉइंट में ऐसा होगा, हमेशा नहीं कि कभी भी कोई भी किसी भी अमाउंट में हम मिला दो दोनों बराबर उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये जो एजियोट्रॉप हम पढ़ रहे हैं, एजियोट्रॉप, ये दो तरीके के एजियोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे। एजियोट्रॉप्स वी विल बी डूइंग इट इन टू काइंड्स ऑफ एजियोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे। एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और देखो, अब हम ये वर्ड यूज कर ले रहे हैं बॉइलिंग, इसका मतलब ये बॉइलिंग वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि ये किस तरह बिहेव कर रहा होगा, यहां से भी समझ आ रहा है ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा होगा किसी एक खास कॉम्पोजिशन पर। और इसी तरह से एक पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, हम पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये दोनों एजियोट्रॉप को हम ठीक से समझेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसके लिए क्या करना होगा सर, इसके लिए थोड़ा फेज डायग्राम बनाना होगा। फेज डायग्राम मतलब कौन वाला सर, ये वाला। तो अब जो हमको करना है वो है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम किसका, फेज डायग्राम फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एंड our next lecture will be continued from this, so to be continued from here, phase diagram for non ideal solutions। ठीक है सर, एजियोट्रॉप का कुछ यूज है? यूज क्या है, वो एक ऑब्जर्वेशन है,
यूज करने को तो कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, वो एक ऑब्जर्वेशन है, एक मैं बोलूंगा सेपरेशन के दौरान आने वाला एक हर्डल है, समझ रहे हो, सेपरेशन के दौरान आने वाला एक हर्डल है। तो वो हर्डल है, ठीक है। फिर उसको फिर कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है उसके तरीके हैं, है ना, एक हर्डल, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लास ओवर, जिसको जाना है जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वेद ने सबसे सही यूज बताया कि भाई एग्जाम में 4 नंबर दे सकता है, इससे बड़ा और क्या यूज, है ना।